कुमुद और लता दोनों की शादी को 1 साल बीत चुका था। अब तक दोनों देवरानी जेठानी का तालमेल बहुत अच्छे से चल रहा था। उनकी सास सुप्रिया बड़ी खुश थी। एक दिन सुप्रिया बोली, बड़े मोती दान किए होंगे मैंने जो मुझे ऐसी बहुएं मिली, वरना आजकल की बहुएं तो एक दूसरे को एक आंख नहीं देख सकती। उनका बड़ा बेटा आलोक एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और छोटा बेटा सुबोध सरकारी नौकरी करता था। 1 तारीख को आलोक की तनख्वाह मिलती थी और कुमुद सारे पैसे ले जाकर लता के हाथ में थमा देती। लो लता, तुम्हारे जेठ जी की इस महीने की तनख्वाह। ये क्या दीदी, आप हर महीने सारे पैसे मुझे थमा देती हो? इसलिए कि तुम मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। तुम्हें हिसाब किताब अच्छे से आता है, इसलिए घर की अर्थव्यवस्था तो तुम ही संभालो। ठीक है दीदी, जब आप मुझे इतना मान देती हो तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। कुछ दिनों बाद आलोक की नौकरी छूट गई। आलोक परेशान रहने लगा। सुप्रिया ने कहा, इतनी चिंता मत करो आलोक, सब ठीक हो जाएगा। वो बात तो ठीक है माँ, लेकिन अब सारा वजन छोटे के कंधों पर आ जाएगा। तो क्या हुआ, भाई है तुम्हारा। मुसीबत के समय भाई भाई के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। 1 महीना बीत गया, लेकिन आलोक को कहीं काम नहीं मिला। अब लता का स्वभाव बदलने लगा था। लता, आज तबीयत खराब महसूस हो रही है, बुखार लग रहा है। दीदी, अब जेठ जी की नौकरी क्या छूटी, आपकी तबीयत खराब रहने लगी। खैर कोई बात नहीं, बर्तन ही तो साफ करने हैं, मैं कर लूंगी। अरे नहीं लता, मैं जाती हूँ रसोई में बर्तन साफ करने। धीरे धीरे लता में मालिकाना अंदाज आता चला गया। ये क्या दीदी, आज आपने 2 सब्जियां बना दी। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे जेठ जी को सूखी सब्जी के साथ रेशे वाली सब्जी भी चाहिए। दीदी, महंगाई बढ़ती जा रही है। पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। अकेले कमाने वाले और दुनिया भर का खर्चा, आप तो खुद समझदार हैं। माफ़ करना लता, मैं भूल गई थी कि आजकल मेरे पति घर में बैठे हैं। गलती हो गई, आगे से जो बताओगी वही बनाऊंगी। थोड़ी देर बाद रसोई से कुछ टूटने की आवाज़ आई। लता ने जाकर देखा तो कुमुद के हाथ से फिसलकर कांच का गिलास टूटा पड़ा था। दीदी, ये गिलास का सेट मेरे मायके से आया था। गिलास तोड़कर तो आपने पूरा सेट ही बिगाड़ दिया। क्या देखकर नहीं धो सकती थी? वो हाथ से फिसल गया लता, मैंने जानबूझकर तो नहीं गिराया। जानती हो कितना महंगा था, आपने तो बोल दिया कि मैंने नहीं तोड़ा। कुमुद इस तरह की बात सुनकर खुद को अपमानित महसूस करने लगी और आंखों में आंसू भरकर कमरे में चली आई। आलोक ने उसकी आंखों में आंसू देखकर पूछा, कुमुद, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ? लगता है इंसान के पास पैसा है तो ही उसकी इज्जत है, वरना कुछ नहीं। जब से आपकी नौकरी छूटी है, छोटी कितनी बदल गई है। बात बात पर ताने देने लगी है। विश्वास नहीं होता कि ये मेरी वही लता है। कोई बात नहीं कुमुद, एक न एक दिन तो नौकरी मिल ही जाएगी। और तुम बड़ी हो तो उसे बच्ची समझकर माफ कर दिया करो। हाँ, यही सोचकर चुप रह जाती हूँ। एक दिन सुप्रिया बोली, लता, आज कुमुद की तबीयत खराब है। मैंने देखा उसे बहुत खांसी हो रही है और बुखार भी है। ऐसी हालत में वो काम कर रही है। आज उसे आराम करने दो, काम तुम कर लो। अरे बीमार हैं तो मैं क्या करूं? उनके झूठे बर्तन, गंदे कपड़े मैं क्यों धोऊं? और रही बात खाना बनाने की, तो वो लोग भी तो खाते हैं। अगर काम नहीं करना तो बेशक अलग हो जाएं। हाँ, अब हम उनका खर्चा नहीं झेल सकते। ये क्या कह रही हो बहू? अलग मतलब घर का बंटवारा? वो दिन तुम शायद भूल गई जब कुमुद तुम्हारे हाथ में आलोक की सारी तनख्वाह रख देती थी। तो क्या हम पर एहसान करती थी? हमसे ज्यादा उनके खर्चे हैं। माँ, लता सही कह रही है। इस रोज रोज के झगड़ों से तो अच्छा है बंटवारा हो जाए। कुमुद उन लोगों की बातें सुनकर रो पड़ी और बोली, मैं नहीं जानती थी कि लता तुम हमारे बारे में ऐसी सोच रखती हो। अगर तुम बंटवारे में खुश हो तो ठीक है, कर लो बंटवारा। दोनों बहुओं के बीच उनके पति की सहमति से बंटवारा हो गया। लता ने कहा, दीदी, ये रसोई के बर्तन सब मेरे मायके से मिले हैं और ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी। ये आंगन से एलसीडी भी हटाकर अपनी तरफ लगाना पड़ेगा। आप अब अपना देख लेना, ये सब मेरी तरफ रहेगा। अरे कुछ तो रहम खा लता, अभी उनके पास ये सब खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। माँ जी, कब तक इन लोगों की तरफदारी करती रहोगी? अगर आपको इन पर इतनी दया आ रही है तो आप भी उन्हीं के साथ रहो।
सब सामान का बंटवारा हो गया, जिसमें सभी लता के हिस्से में आया, क्योंकि कुमुद का मायका गरीब था। उसे अपने मायके से ज्यादा कुछ नहीं मिला था। लेकिन आज उसे अफसोस हो रहा था कि काश वह आलोक की तनख्वाह से बचाकर कुछ पैसे अपने अच्छे बुरे समय के लिए बचाकर रखती। कुमुद का पूरा दिन रोते हुए गुजर गया, लेकिन लता बहुत खुश थी, क्योंकि अब ना ज्यादा काम था ना खर्चा। बहू, कब तक रोती रहोगी? शाम हो गई है, आलोक आता होगा, कुछ खाने का इंतजाम करो। कैसे बनाऊं माँ जी? रसोई तो अब लता की है, गैस चूल्हे सब उसके हैं। हिम्मत मत हारो बहू, आज तुम गरीब हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम दिल की बहुत अच्छी हो। भगवान सब देखता है, तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। हाँ बहू, सुबोध और लता लालची हैं। अच्छा हुआ मेरी संपत्ति के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया, अब वह तुम्हारे काम आएगी। वो बातें कर ही रही थी कि आखिरी शब्द आलोक के कानों में पड़े और उसने पूछा, कौन सी संपत्ति माँ? मेरे पिताजी एक सरकारी मुलाजिम थे, मैं उनकी इकलौती बेटी थी। तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपना रुपया, जमीन, जायदाद सब मेरे नाम कर दिया। तुम छोटे थे तभी उनका देहांत हो गया। मुझे लगता है अब उस संपत्ति को इस्तेमाल करने का समय आ गया है। मैं कल ही वो सब निकालती हूँ, ताकि तुम अपना कोई बिजनेस शुरू कर सको। लेकिन माँ, ये छोटे के साथ अन्याय होगा। कोई अन्याय नहीं होगा। अगर उसे जरूरत पड़ी तो हम उसकी भी मदद जरूर करेंगे। कुछ दिनों बाद आलोक ने अपनी माँ के नाम से एक कंपनी शुरू की और उनका जीवन अच्छे से गुजरने लगा। एक दिन सुबह लता की जोर से रोने की आवाज आई। वो सब लोग जल्दी से सुबोध के कमरे की तरफ भागे तो देखा कि सुबोध की गर्दन ऐंठी हुई थी, उसके मुंह से झाग आ रही थी और उसका चेहरा तिरछा हो गया था। कुमुद, जल्दी से मेरा पर्स लाओ, सुबोध को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हॉस्पिटल जाकर पता चला कि सुबोध पैरालाइज हो गया है। वह बोल तो सकेगा, लेकिन उसके शरीर के हिस्से पहले के जैसे काम नहीं कर पाएंगे। सुबोध, बिल्कुल भी चिंता मत करना, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होने देगा वो। भैया, भाभी, माँ, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे कर्मों का फल है। आप खुद को दोष मत दो, गलती तो मेरी थी। अगर आज जेठ जी सही समय पर इन्हें अस्पताल नहीं लाते तो न जाने क्या होता। लता, तुमने घर का बंटवारा किया था, रिश्तों का नहीं। सुबोध आज भी आलोक के भाई और हमारे परिवार का हिस्सा है, और तुम इस हिस्से का बंटवारा कभी नहीं कर पाओगी। दीदी, मुझे और शर्मिंदा मत करो, मुझे छोटी बहन समझकर माफ कर दो। मैं आज ही इस बंटवारे को खत्म कर दूंगी, बस सुबोध जल्दी से अच्छे हो जाएं। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अब सब घर चलो और फिर से पहले की तरह मिलकर रहो। और फिर से वो लोग पहले की तरह रहने लगे। घर के माहौल और अच्छे इलाज से सुबोध भी ठीक होने लगा। अब उस घर में कभी बंटवारे की बातें नहीं होती थीं। अमीर गरीब बहू का बंटवारा फिर से एक प्यार भरे बंधन में बंध चुका था।